हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एचएपी का चैप्टर नंबर 5। जैसा कि हमने 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। आगे हम अदर चैप्टर की भी स्टडी करते हैं। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 5 में हीमियोपोएटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है। इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे एक जरूर पूछ लिया जाता है और एमसीक्यू बेस पे भी इससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जनरल चीज़ें हैं जो कि हम इंटरमीडिएट लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी 12th के अलावा जो भी इसकी फर्दर स्टडी है या उसके में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंटेड है उसमें हम उसको हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम या हिमेटोपोएटिक सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं हिमेटोपोएटिक सिस्टम। Hematopoietic system is a consist of the blood and the blood component forming element, tissues, organ which include the bone marrow, thymus, lymph nodes and etc. In this chapter we will discuss about the blood and their composition and their role in our body. तो हीमोपोएटिक सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट करता है ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स को। हीमोपोएटिक सिस्टम या हिमेटोपोएटिक सिस्टम के अंतर्गत हम ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ब्लड कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो टिश्यूज, ब्लड एक टिश्यू होता है और ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। थाइमस, लिम्फ नोड्स और एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हीमोपोएटिक सिस्टम के अंतर्गत या हिमेटोपोएटिक सिस्टम के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। और इस बेसिकली चैप्टर में हम ब्लड के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ब्लड के बारे में डिस्कशन के लिए दिया गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानना और बेसिक चीज़ें आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं hematopoietic system also participate in the defense mechanism by producing the different type of immune regulation materials, antibodies and prevent the microbial growth during any infection or manifestation. hemopoietic system जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे इम्यूनिटीज़ में भी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि हिमेटोपोएटिक सिस्टम में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि इन्फेक्शंस के दौरान सिक्रीट की जाती हैं या इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं। जैसे WBC आप लोगों ने जनरली सुना होगा, WBC हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो हिमेटोपोएटिक सिस्टम यानी ब्लड में ही प्रेजेंट होती है, ब्लड का एक सेल होता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। Hematopoietic system regulation is transportation of the nutrients, material and gaseous exchange, and it is also act as connecting link between the one organ to another organ. जैसा कि हमने बताया था कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज है, उसके अंतर्गत ब्लड सेल्स और ब्लड मटेरियल जो भी है, तो हेमोपोएटिक सिस्टम को भी ओवरऑल हम बोल सकते हैं यह एक तरह से कनेक्टिव टिश्यूज की तरह काम करता है, यानी कि वन ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। ब्लड आपको पता होगा, ब्लड हमारी बॉडी में होल बॉडी में क्या और सर्कुलेट करता है, तो इसलिए ये सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, तो यह ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो ब्लड अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता रहता है। मेजर एंड एसेसरी ऑर्गन एंड पार्ट। हिमोपोएटिक ऑर्गन्स में अगर बात करें तो बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन और हिमेटोपोएटिक ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कशन करनी होती है। एसेसरी पार्ट और उससे जो भी एसेसरी पार्ट्स होते हैं, मीन्स ये जो हो गया बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, हिमेटोपोएटिक ग्लैंड, ये मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना होता है। और एसेसरी ऑर्गन्स मीन्स जो उसे लिंक होते हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जो उसको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कनेक्टिंग लिंक्स हो गया आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और फ्लूइड मटेरियल जो होता है ब्लड और लिम्फ होता है जो मेनली फ्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें पार्टिसिपेट करने वाली चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो blood is the special type of fluid connective tissues which the consisting of the clear straw color watery non-living fluids, matrix plasma and the living blood cells. ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जैसा कि हमने बताया यह एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। यह क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स होता है।
जनरली कब हम इसको ब्लड को, अगर ब्लड में अगर सेल प्रेजेंट होगी तब उसमें जाके रेड कलर, ब्लड का रेड कलर आप लोगों को पता होगा क्यों होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के कारण होता है, और हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। अगर आरबीसी हमारी सेल आरबी ब्लड में ना हो तो फिर हमारा ब्लड का कलर कैसा होगा, फ्लूइड होगा, कनेक्टेड मीन्स क्लियर स्ट्रा कलर वाटरी नॉन लिविंग मैट्रिक्स की तरह होगा। ठीक है, जब ये लिविंग ब्लड सेल्स मीन्स लिविंग ब्लड सेल्स आती हैं, लिविंग ब्लड सेल्स, आप क्या समझते हो, आरबीसी, आरबीसी में बोलते हैं न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या ये लिविंग सेल्स नहीं है? नहीं, लिविंग सेल्स तो है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो होते रहते हैं, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज का जो भी प्रक्रिया होनी है वो सारी चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए कुछ लिविंग सेल्स जब मिलती हैं ब्लड में तो तब जाके ब्लड का कलर जो होता है वो रेड कलर दिखता है। तो जनरली हम ब्लड को रेड कलर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पे लॉजिकल क्वेश्चन आए विदाउट, अगर आपको लिखा ब्लड विदाउट एनी ब्लड सेल्स, देन आप रेड कलर नहीं देंगे आंसर, देन आप क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड देंगे। अदरवाइज अगर बोला जाए कि ब्लड एंड इंक्लूडिंग मटेरियल कैसा कलर होता है, देन आप रेड कलर देंगे। और जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड का कलर कैसा होगा, तो आप जनरली रेड ही बताएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एमसीक्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक नॉन लिविंग मटेरियल और लिविंग मटेरियल। तो नॉन लिविंग में प्लाज्मा को कंसिडर करते हैं, प्लाज्मा के अंतर्गत बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, और लिविंग सेल्स में जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, blood is the most commonly used body fluid for the circulating any matter from one organ to another organ। blood हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फ्लो कराने के लिए ब्लड की ही हेल्प ली जाती है, मीन्स यही कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है। द कलर ऑफ द blood varies with its oxygen content। when saturated with oxygen it is bright red, when unsaturated with oxygen is dark red। मीन्स जब ब्लड क्या करता है, ब्लड का एक आपने काम सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा मीन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में कैसे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके ये टिश्यू लेवल तक पहुंचाता है, तो इसलिए ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ या ब्लड के साथ ज़्यादा कंबाइन हो जाता है तो वो रेड कलर अपीयर होता है। और वेन जब उसका ऑक्सीजन उससे अनसेचुरेट हो जाता है, यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन के बीच में रिलेशन नहीं होता है, या बहुत कम रिलेशन होता है, या ऑक्सीजन बहुत कम बाइंड होता है, तब हमारा जो ब्लड होता है वह डार्क रेड कलर का दिखता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम देखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और ब्लड सेल जब कंबाइन होते हैं तो हमारा जो ब्लड कलर अपीयर होता है वो रेड कलर अपीयर होता है। अदरवाइज अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखें तो वो हमारा डार्क रेड कलर का अपीयर होता है। नेक्स्ट बात करें, 8% ऑफ द टोटल बॉडी मास स्लाइटली एल्कलाइन पीएच 7 to 7.7, यानी 8% हमारी बॉडी मास का तो 8% रेड ब्लड सेल मीन्स ब्लड से बना हुआ होता है, और स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है 7.7 होता है। नेक्स्ट, द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर इन एडल्ट मेल एंड 4 to 5 लीटर इन द एडल्ट फीमेल। ये वैल्यू भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है, किसमें सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, मेल या फीमेल, और इसके एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड वॉल्यूम जो होता है 5 to 6 लीटर मेल में होता है, और 4 to 5 लीटर जो होता है एडल्ट फीमेल में होता है। तो जनरली मेल में जो ब्लड क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, राइट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, राइट द कंसिस्टिंग मटेरियल ऑफ द ब्लड। देन आपको यह कंपोजिशन के बारे में लिखना होगा। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट, न्यूट्रिएंट्स प्रिंसिपली फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, गैसियस। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें मेनी प्रोटीन्स होती है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और डाइजेशन होने के बाद बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो भी होते हैं, हार्मोन और गैसियस भी होते हैं प्लाज्मा में। फॉर्म्ड एलिमेंट के अगर बारे में बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आप लोगों को पता है ये
अब क्या कंपोजिशन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछता है तो आप क्या करोगे? ब्लड प्लाज्मा के बारे में इतना लिखो, पहले आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखोगे ब्लड के बारे में, उसके बाद कंपोजिशन में आप ब्लड प्लाज्मा हेडिंग डालोगे, उसके बाद से ये सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में मेनली 3 प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ये सारी उसमें क्या है, प्रोटीन पाई जाती हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप 5 मार्क्स के लिए कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। जैसा कि हमने बताया, ब्लड प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर फ्लूइड कंस्टिट्यूटली नियरली 50% ऑफ द ब्लड। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा यानी कि स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है, जो कि टोटल 55% यानी 55% ऑफ द ब्लड होता है। ब्लड का पूरा कंपोजिशन का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और इसमें अबाउट 90 टू 92% क्या होता है, वाटर होता है। और प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो 6 to 8% होता है। Blood cell and plasma can be separated by the centrifuge by the gravity when blood is allowed to stand. The cell are the heavier than the plasma and sink to the bottom and any sample. अब क्या करना है कि प्लाज्मा और हमें ब्लड के बारे में डिस्कशन करना है, तो आप कैसे करोगे? आप जनरली तो उसको पहचान नहीं पाओगे। तो जब आप लेबोरेटरी में जाते हो या लेबोरेटरी में आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, आप तो जाया करें तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि आखिर उसमें ब्लड टेस्ट कैसे किया जा रहा है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज होता है, या जनरली आपका ब्लड अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में आप रखते हो तो उसमें से जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, जो भी हैवियर पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर जो होता है प्रोटीनियस मटेरियल्स एंड अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो आ जाते हैं, उसी को हम प्लाज्मा के रूप में कंसिडर करते हैं। तो इसलिए सेंट्रीफ्यूज होता है मेनली। अगर लैब में जाओगे तो सेंट्रीफ्यूज होगा, उसमें क्या किया जाता है, ब्लड को एक ट्यूब में रख दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज को रोटेट कराया जाता है। रोटेट करने के बाद जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। और देन प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, ऊपर लेयर के रूप में आ जाता है, उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं ब्लड प्लाज्मा। सीरम इज द प्लाज्मा फ्रॉम वेयर द क्लॉटिंग फैक्टर हैज बीन रिमूव्ड। तो सीरम किससे बोलते हैं हम, तो सीरम इन प्लाज्मा। सीरम क्या होता है, जब आप ब्लड सेल्स जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें आपको प्लाज्मा मिलेगा और हैवियर पार्टिकल्स मिलेंगे। तो आप वहाँ से अगर प्लाज्मा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर जो भी हमारे ब्लड क्लॉट के लिए जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर होती है, वो मेनली प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोटीन को हम रिमूव कर दें तो जो भी सबस्टेंस या जो भी मटेरियल बचेगा उसी को हम कंसिडर करेंगे सीरम के रूप में। ठीक है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरम क्या होता है। तो सीरम बेसिकली होता है क्या है, क्लॉटिंग प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज द सीरम। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बार बार इस क्वेश्चन को लेके पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाली चीज है, ये आप लोग याद ही रखिएगा। सबसे पहले है एल्ब्यूमिन। These are the most abundant plasma protein, about 60% of the total। यानी कि प्लाज्मा में जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है उसका 60% एल्ब्यूमिन पाया जाता है। एंड दियर मेन फंक्शन इज मेंटेन द नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो भी ऑस्मोटिक रिलेटेड, जो भी प्रेशर रिलेटेड प्रक्रिया होती है हमारे प्लाज्मा में, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। तो जो हमारा ग्लोब्यूलिन होता है वो प्राइमरली पार्टिसिपेट करता है डिफेंस मैकेनिज्म में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी में। देन फाइब्रिनोजन के बारे में बात करें तो दीज प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स होती है वो हमारे कोएगुलेशन में हेल्प करती है। तो इसमें से आप तीनों प्रोटीन में देखोगे तो जनरली आपको याद रखना है कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो 60% सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन्स में और हेल्प करता है और प्रेशर से रिलेटेड, यानी कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया होती है उसमें वो हेल्प करता है। और ग्लोब्यूलिन जो होता है वो हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म में। और फाइब्रिनोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो कभी कभी आपको सीरम में क्या डायरेक्ट प्रोटीन की जगह क्या दे सकता है, फाइब्रिनोजन, क्योंकि मैंने आपको बताया सीरम मीन्स होता है प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर और क्लॉटिंग फैक्टर मेनली क्या होता है, फाइब्रिनोजन
फाइब्रिनोजन होता है। अगर आप फाइब्रिनोजन को ही रिमूव कर दोगे तो भी हम आपको उसको बोल सकते हैं सीरम। सीरम मीन्स क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन विदाउट द फाइब्रिनोजन या विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर को भी हम कंसीडर करते हैं सीरम। इसलिए आप ये दोनों आंसर याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड द रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शंस क्या होता है ब्लड का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन। मेनली ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कराना और रेगुलेट करना, हमारी बॉडी टेम्परेचर को, हमारी बॉडी ऑस्मोटिक बैलेंस को, पीएच बैलेंस को, वाटर फ्लूइड को, जो भी है उसको बैलेंस कराने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कराता है, हमारे हार्ट से, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करता है, और उसके बाद लंग्स के, उसके बाद हार्ट से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराने का काम करता है। तो आप इस पॉइंट को आप इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो, या पूरी मैकेनिज्म अगर आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप पूरी तरह से एलिब्रेट कर सकते हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। कैसे, हार्ट से लेते हुए एओर्टा से आर्टरी से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरी से कैपिलरी यानी आर्टेरियल कैपिलरीज, आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज, देन capillaries, then the venous end of the capillaries, then venules, then vein, and then superior and inferior vena cava, and then हार्ट में। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट को आप इलाबोरेट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है, उस हिसाब से आप उसको इलाबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द मेटाबॉलिक साइट्स टू एलिमिनेटिंग साइट। न्यूट्रिएंट और वेस्ट को, यानी कि न्यूट्रिएशन जहाँ पे पहुँचाना होता है वहाँ पे ब्लड न्यूट्रिएंट को पहुँचाता है, और जहाँ से वेस्ट को रिमूव करना होता है वहाँ से ब्लड वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है। मीन्स ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि जहाँ पे, यानी कि जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वहाँ पे जो ब्लड जो फ्लो करता है वो मेनली एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, और किडनी में ब्लड क्या करता है, रिमूवल वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है। तो वहाँ पे हो गया रिमूवल का काम। तो ये न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल में भी हमारा ब्लड हेल्प करता है, इसको भी आप इलोबरेट कर सकते हो। इंटेस्टाइनल, ड्यूरिंग द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और ड्यूरिंग द न्यूरल सिस्टम वेस्ट मटेरियल रिमूवल आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड कंसिडर किया जाता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड टू दियर टारगेट ऑर्गन, यानी कि हार्मोन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है इंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता होगा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो डायरेक्ट अपना हार्मोन जो होता है वो ब्लड में सिक्रीट कर देती है, और ब्लड में सिक्रीट किया तो उसको फ्लो कराना पड़ेगा पूरी बॉडी में, और वो पूरी बॉडी में फ्लो किसके थ्रू होता है, तो ब्लड के थ्रू होता है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। इंडोक्राइन जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, वो जो ग्लैंड होती है उसका जो मटेरियल होता है वो ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीट होता है, जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो डक्ट के थ्रू सिक्रीट होती है, यानी कि जहाँ पे टारगेट ऑर्गन पे सिक्रीट करना होता है तो वो डक्ट के थ्रू ही सिक्रीट कर ली जाती है, इसलिए वहाँ पे ब्लड की हेल्प नहीं पड़ती है, जनरली नहीं पड़ती है। बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए भी ब्लड की हेल्प पड़ती है ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट रेगुलेट्स द फ्लूइड वॉल्यूम बाय द रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक साल्ट सोडियम, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, SCO3 नेगेटिव आयन एटसेट्रा, एंड मेंटेन द नॉर्मल पीएच इन द बॉडी टिश्यू। तो जो हमारा ब्लड होता है वो सिक्रेटरी नेचर का भी होता है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, HCO3 नेगेटिव आयन को सिक्रेट करने का काम करता है, और हमारी बॉडी में जो पीएच बैलेंस है और बॉडी टिश्यूज का जो पीएच बैलेंस है या ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय absorbing and distributing the heat throughout the body and the skin surface to encourage the heat loss, यानी कि जो हमारे जो ब्लड होता है वो हमारे हीट को, यानी कि कहीं कहीं पे क्या होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गन जो होते हैं कभी कभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या वो ज़्यादा अगर हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे हीट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ब्लड एक ऐसा ब्लड होता है जो फ्लो करता है, जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करता है। तो इस प्रकार वो हमारे टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में भी काम करता है, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन्स होते हैं, तो इस प्रकार से ब्लड में ही अपना वो क्या करते हैं, जो भी हार्मोनल सिस्टम मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंट्स ब्लड लॉस व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज, प्लेटलेट्स, यानी ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है जो कि
डैमेज ऑर्गन या डैमेज टिश्यूज को क्या कर रिपेयर करने का काम करते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ब्लड को यानी ब्लड वेसल को यानी कि डैमेज एरिया को हील करने का भी काम करता है। एंड प्लाज्मा प्रोटीन इनिशिएटेड द क्लोट फॉर्मेशन है, हेल्पिंग द ब्लड लॉस। मीन्स ये हो गया कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, ब्लड लॉस को रोकने का काम करती है। प्रिवेंट द इन्फेक्शंस बाय द प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज एंड ल्यूकोसाइड सेल विच हेल्प इन द डिफेंस बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स सच एज द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो अगर हम बात करें जो हमारा ब्लड सेल्स होती है वो प्रिवेंट करता है एंटीबॉडीज यानी ब्लड के अंतर्गत आप लोगों को पता ही है कि WBCs होती है, और WBCs क्या होती है, बेसिकली लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है और फॉरेन और इन्वेडर ऑर्गेनिज्म से हमें रोकती है। एक्ट एज ए रिजर्वायर एंड स्टोर्ड एट द न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल जो होते हैं ब्लड में होते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं इंटेस्टाइन से जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टिश्यूज को सप्लाई नहीं किए जाते। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और इमरजेंसी के दौरान या आफ्टर सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद भी यूज किए जाते हैं। इसलिए जो हमारा ब्लड होता है वो अच्छा मीन्स बहुत ही एक गुड रिजर्वायर की तरह काम करता है न्यूट्रिएंट्स का। तो चलिए आगे हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आरबीसी। ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स है, आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही होनी चाहिए। Erythrocytes are the red blood cells are the most abundant cell in the blood. These are the divide of the nucleus in the most of the mammals. तो जो erythrocytes होती है या erythrocyte RBC रेड ब्लड कार्ब सेल्स या इसको erythrocytes भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें एबंडेंट ये हमारे जो ब्लड होता है उसमें एबंडेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, हेल्दी एडल्ट मैन हैज द एन एवरेज 4.5 to 5.5 मिलियंस ऑफ द आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ द ब्लड। यानी कि अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ द ब्लड लेते हो तो उसमें आरबीसी की संख्या जो होगी 4.5 to 5.5 मिलियंस होती है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को इसको याद रखना होगा। They are about 7.5 micrometer in diameter and shaped like the biconcave disc with the depressed center। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शेप जो होता है इसका बायोकॉन्केव शेप होता है और ये डिप्रेस सेंटर होता है। सेंटर में क्या होता है, डिप्रेशन होता है, इसलिए इसको बाइकॉन्केव यानी कॉन्केव नेचर होता है, बीच में डिप्रेशन होता है, इसलिए इसको बाइकॉन्केव नेचर बोलते हैं। दे हैव द रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड द हेमोग्लोबिन। तो अगर हम बात करें ये रेड कलर का होता है, रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है हेमोग्लोबिन। हेंस द कलर एंड द नेम दीज सेल्स एंड द हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ द हेमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। इसलिए उसको जो नेम दिया गया है वो रेड ब्लड सेल दिया गया है। और उसमें जो अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल होता है तो 12 to 16 ग्राम ऑफ द हेमोग्लोबिन पाया जाता है एवरी 100 ml। अगर आप 100 ml का ब्लड 100 ml तक ब्लड लेते हो तो उसमें 12 to 16 ग्राम तक आपको हेमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स डेवलप्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोएसिस एंड हैव द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इज 120 days आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन ग्रेवार्ड ऑफ द आरबीसी। मीन्स क्या होता है, आरबीसी फॉर्म्ड होता है रेड ब्लड यानी कि रेड बोन मैरो में। जब हम एडल्ट होते हैं तो रेड बोन मैरो में स्टार्ट होता है, जबकि अब फर्दर देखोगे डेवलपमेंट, अगर आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि जो इनिशियल होता है वो हमारा लीवर और स्प्लीन फॉर्म करता है। लीवर और स्प्लीन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए। और आगे हम स्प्लीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें बताएंगे स्प्लीन का वर्क और कैसे कैसे होता है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जबकि अभी देखते हैं स्प्लीन को डिस्ट्रॉय यानी ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आरबीसी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है और डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए इसको ग्रेवार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोला जाता है। फंक्शन आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसियस फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। तो आरबीसी का मेनली वर्क अगर पूछा जाए आपको तो आरबीसी का काम क्या होता है, मेनली गैसियस एक्सचेंज में हेल्प होता है। कहाँ से, लंग्स टू टिश्यू from the lungs to tissue and tissues to lung in the form of the oxyhemoglobin and the carbaminohemoglobin to the respectively। मीन्स ये हुआ कि जो ब्लड होता है लंग्स टू टिश्यूज तक फ्लो करता है, तो किस फॉर्म में वो ऑक्सी
हेमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और ये कहाँ पे होता है, लंग के पास होता है। तो लंग के पास ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है और वही ऑक्सी हेमोग्लोबिन फ्लो करता है टिश्यूज तक, और टिश्यूज के बाद टिश्यूज से बहुत सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होने के बाद CO2 रिलीज होता है, और CO2 बाइंड होता है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ, तो उसे हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द हेमोग्लोबिन, तो वहाँ से जो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन जो होता है वो आता है और लंग के थ्रू CO2 बाहर चली जाती है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजन एंड CO2 का। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरबीसी कंटेन द एंटीजन ए बी RH फैक्टर ऑन द सरफेस एंड हेल्प इन द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, एंटीजन्स मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, या तो एंटीजन ए बी या RH फैक्टर प्रेजेंट होंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन आप लोगों ने सुना ही होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो जो ए और बी आप सुनते हो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, और RH फैक्टर भी एक टाइप का एंटीजन होता है। तो दोनों को कंबाइनली हम स्टडी करते हैं किसमें, ब्लड ग्रुपिंग के दौरान। तो बात करेंगे WBC के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द WBC: white blood cells are also known as the leukocytes. These cells have an important function, defense and immunity. They are colorless due to the lack of the hemoglobin. तो white blood cells जो होती है वो हमारे बेसिकली इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती है। ये कलरलेस सेल्स होती हैं। क्यों कलरलेस होती है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन जैसा कंटेंट कंपाउंड्स या कंटेंट का प्रोटीनियस कंपाउंड नहीं होता है, इसलिए ये क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं ल्यूकोसाइट। और ये हमारी इम्यूनिटी में बेसिकली हेल्प करती हैं। ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल बट दे अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। यानी कि ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं इनका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है, और जो ब्लड सेल होती है इसमें लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी होती है, तो ल्यूकोसाइट्स की होती हैं। और सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल पाई जाती है। और सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, यानी कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आप उसको कंसिडर करेंगे, लार्जेस्ट सेल करेंगे ब्लड में लार्जेस्ट सेल कंसिडर करेंगे ल्यूकोसाइट्स को। दे कंटेन्स द न्यूक्लियाई एंड सम ऑफ द कंटेंट ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। और ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, इसके पास न्यूक्लियस होता है और सब ग्रेनुलर मटेरियल्स भी इसके अंतर्गत होते हैं। और वो ग्रेनुलर मटेरियल्स किस लिए हेल्प करते हैं, तो वो बहुत सारी जो डिफेंस सिक्रीशंस हैं उसको सिक्रीट करने के में हेल्प करते हैं, इसलिए पाया जाता है ग्रेनुलर्स। द एवरेज नंबर ऑफ द WBC प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड अबाउट 6000 to 8000 ल्यूकोसाइट पर mm क्यूब। देन ये अगर जनरल वैल्यू पूछा जाए आपसे कि WBC कितना होता है, तो 6000 to 8000 ल्यूकोसाइट्स होता है पर mm क्यूब में। ल्यूकोसाइट्स आर द जनरली शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो हमारा जो ल्यूकोसाइट्स होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ज़्यादा दिन तक इसका जो लाइफ स्पैन होता है ज़्यादा दिनों तक नहीं होता है, और इसका जनरल लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, अराउंड 1 वीक तक का ही होता है। जबकि आरबीसी का मेंशन नहीं था कि कितने वीक लाइफ स्पेन के साथ, जनरली सबको पता है 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज और WBC का लाइफ स्पेन अराउंड 1 वीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम जाएंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट पहला, इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल्स आती है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल्स क्या होती है आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट्स में आता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो एसिनोफिल्स क्या होता है, एसिनोफिल्स ये ग्रेनुलर सिक्रिएशन होता है। इसमें ये जो सेल्स होती है इसमें क्या होता है, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये इयोसिन डाई होती है। जो इयोसिन डाई होती है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है एसिनोफिल्स। और ये मेनली हमारे डिफेंस मैकेनिज्म एंड ड्यूरिंग एनी एलर्जिकल कंडीशन एसिनोफिल हेल्प करता है। देन बेसोफिल्स होता है, बेसोफिल्स भी एलर्जिकल कंडीशंस के दौरान ही सिक्रेट किया जाता है। और ये किस तरह से, यह बेसिक डाई होती है, यानी कि एक बेसिक डाई होती है उसके थ्रू इसको स्टेन किया जाता है, इसलिए इसको बेसोफिल्स नेम से दिया जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये दोनों तरीके से, यानी दोनों टाइप की, यानी एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स दोनों टाइप की डाई से इसको स्टेन किया जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स नाम दिया जाता है। आप इसमें क्या करोगे, अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछता है तो आप डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में लिखो ग्रेनुलोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट के दौरान एसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर, बहुत सारी स्ट्रक्चर नोट्स में
में होंगे वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे दे रखे हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख दोगे तो आपका 5 मार्क्स के लिए सफिशियंट हो जाएगा। एग्रेनुलोसाइट में ऐसे ही मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसका परसेंटेज भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जबकि नोट्स में होगा। आप उसको क्या मेंशन किया है वहाँ पे आप देख सकते हो। फंक्शन ऑफ WBC प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉरेन बॉडीज। WBCs में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये मेनली डिफेंसिव मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमें क्या करता है, प्रिवेंशन कराता है, डिजीज कॉजिंग मटेरियल से भी प्रिवेंट कराता है, इसलिए मेनली इसका काम डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट, आर अ वेरी स्मॉल डिस्क 2 to 4 micrometer in the diameter cell fragment derived from the cytoplasm of the megakaryocyte in the red bone marrow। जो हमारा रेड बोन मैरो होता है वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सेल प्रोड्यूस करने के लिए। तो वहाँ पे रेड जो बोन मैरो होता है उसके जो कुछ सेल्स होते हैं यानी मेगाकैरियोसाइट सेल्स होती हैं, उसका जो फ्रेगमेंट होता है या उसी से वो सेल की जनरेशन होती है और उसी को हम कंसिडर करते हैं थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स को। और ये जो स्मॉल डिस्क 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर सेल्स होती है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। हालांकि क्वेश्चन इसके बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी इसको याद रखेंगे। प्लेटलेट साइटोप्लाज्म पैक्ड विद द ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग द वैरायटी ऑफ सबस्टेंसेस दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। मींस जो प्लेटलेट सेल होती है उसमें भी ग्रेनुलर मटेरियल पाए जाते हैं और वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस। आप लोग याद रखिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग भी मत कंफ्यूज होइएगा। हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए आप उस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। होम्योस्टेसिस भी है, आगे हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले होम्योस्टेसिस। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स द 1.5 लाख to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm क्यूब होता है। यानी कि इसकी वैल्यूज जो है आप लोगों को याद करनी है, प्लेटलेट्स याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डिजीज कंडीशन में क्या होता है प्लेटलेट्स की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होने लगती है। जबकि हमने कोविड के ड्यूरिंग द कोविड भी देखा है प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई भी डायग्नोस करते समय हम सबसे पहले देखते हैं कि कहीं प्लेटलेट्स में डिक्रीजमेंट तो नहीं हो रहा है, प्लेटलेट्स में डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई सीवियर कंडीशन आ रही है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू को आप लोगों को ध्यान रखने के लिए, ठीक है। मॉडर्न में बहुत इंपॉर्टेंट, द लाइफ स्पेन ऑफ द प्लेटलेट्स इज द बिटवीन 8 to 11 days and those not used in the hemostasis are destroyed by the macrophages mainly in the spleen। जो लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का वो भी अराउंड 8 to 11 डेज होता है, और आफ्टर द लाइफ स्पान इसका कुछ भी यूज नहीं होता है, और ये भी क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय कर ली जाती है मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस सेल होती है हमारी वो फैगोसाइटोसिक सेल होती है। वो मोनोसाइट्स का एक क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। मोनोसाइट्स अब बेसिकली मैक्रोफेजेस कैसे बनता है, तो मोनोसाइट जब ब्लड सेल्स में होती है तो उसको मोनोसाइट्स कंसीडर करते हैं, और वह जब वही ब्लड सेल कैपिलरीज के थ्रू होते हुए, लिम्फ के थ्रू होते हुए जब टिश्यूज फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहुंचती है तो उसे हम मैक्रोफेजेस कंसीडर करते हैं। तो ये होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो इस हिसाब से वो मैक्रोफेजेस के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एंगल्फ कर लिया जाता है प्लेटलेट्स, और वो स्प्लीन में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सम ऑफ द प्लेटलेट्स आर द स्टोर्ड विद इन द स्प्लीन रेदर देन इन सर्कुलेशन। बहुत सारे स्प्लीन जो होते बहुत सारे जो प्लेटलेट्स मटेरियल होते हैं वो स्प्लीन में स्टोर कर लिए जाते हैं और वो सर्कुलेटर में फ्लो करते हैं। दिस इज एन द इमरजेंसी स्टोर दैट कैन बी रिलीज द रिक्वायर्ड कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग। आप लोगों को मैंने पहले आप लोगों को आगे पता चलेगा स्प्लीन का और रोल क्या क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और स्प्लीन का रोल जो होता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। तो जो उसमें ब्लड भी स्टोर होता है और प्लेटलेट्स भी स्टोर होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन, वहाँ से सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिमूव होती हैं। और इसके अलावा स्प्लीन का काम क्या होता है, ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉय करने, आरबीसी को डिस्ट्रॉय और प्लेटलेट्स देन डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है, और रिजर्वायर का भी काम करता है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग यानी फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन नेट, यानी जो भी ब्लड कोएगुलेशन और फाइब्रिन नेट का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हेल्प करता है प्लेटलेट। आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। प्लेटलेट यूजफुल फॉर द रिपेयर ऑफ द इंडोथेलियल एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ द रप्चर ब्लड वेसल। और इंटरनली जब ब्लड वेसल्स कोई रप्चर हो जाती है या एक्सटर्नली हमें कोई कट लग
जाता है तो ब्लड फ्लो रुक जाता है। कैसे होता है? क्योंकि ये प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। वहाँ पे प्लेटलेट्स एक्ट करता है और जो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन वगैरह प्रोटीन्स होती हैं वो उसमें हेल्प करती हैं, और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे ब्लड लॉस को रोकने का काम करते हैं। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द एग्लूटिनेशन प्लेटलेट्स एनसर्किल द फॉरेन बॉडी एंड डिस्ट्रॉय देम। इसमें इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, क्योंकि एग्लूटिनेशन जो होता है बहुत सारे जो हमारे इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो हमारे प्लेटलेट्स में या हमारे ब्लड में आते हैं तो प्लेटलेट्स क्या करती है, सेल्फ एग्लूटिनेशन उसको क्या करती है, चारों तरफ से उसको बाइंड कर लेती है। मीन्स जो प्रोटीनियस सबस्टेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से बाइंड करते हैं। जैसे ही चारों तरफ से वो बाइंड कर लेते हैं तो जो हमारा फॉरेन बॉडी होता है वो फर्दर एक्टिविटी नहीं शो कर पड़ता है और वो यहीं पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है प्लेटलेट्स के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे हेमोपोएसिस। हेमोपोएसिस मीन्स कैसे फॉर्मेशन होता है, सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इस लेवल पे आपको इतना ही जानना है, और इसके अलावा बहुत सारी इसके मैकेनिज्म होती है, कैसे कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे। मीन्स आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इतना ही है। अगर आप इसको फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप अदर बुक से प्रेफर कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दे रखे हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं द प्रोसेस बाय विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड डेवलप इज कॉल्ड द हेमोपोएसिस और द हेमेटोपोएसिस। तो सबसे पहले आप डेफिनेशंस क्या जानेंगे कि हेमोपोएसिस और हेमेटोपोएसिस का मतलब क्या होता है, यानी ब्लड सेल के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, हेमोपोएसिस या हेमेटोपोएटिक सिस्टम बोलते हैं। मींस जब ब्लड सेल्स और ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हेमोपोएसिस हम बोलते हैं। बिफोर बर्थ हेमोपोएसिस फर्स्ट अकर्स इन द yolk sac ऑफ द एम्ब्रियो एंड लेटर इन द लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स ऑफ द फीटस। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब आप एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे जो होता है yolk sac में जो ब्लड प्रोडक्शन होता है वो yolk sac के थ्रू होता है, और उसके बाद से फिर लीवर, स्प्लीन, उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होता है तो लीवर, स्प्लीन, थाइमस के थ्रू आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद लिम्फ नोड्स के द्वारा, फीटस में लिम्फ नोड्स के द्वारा होता है। और फर्दर जो जब एडल्ट यानी कि जब ग्रोथ हो जाती है चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है और धीरे धीरे मीन्स जब धीरे धीरे बोन मैरो का फॉर्मेशन या बोन फॉर्मेशन होने लगता है तो जो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो बोन के थ्रू होने लगता है। तो ये सारी होता है डेवलपमेंट। रेड बोन मैरो बिकम्स द प्राइमरी साइट ऑफ द हेमोपोएसिस इन द लास्ट 3 मंथ बिफोर बर्थ, यानी बिफोर बर्थ 3 मंथ से जो डेवलपमेंट चलता है, नॉर्मली 9 मंथ का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो, फीटस का, एम्ब्रियो जो भी बोल सकते हैं आप। उसमें क्या होता है, जब लास्ट 3 मंथ बचा होता है तो बोन मैरो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से बोन मैरो क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। और आफ्टर द थ्रू आउट द लाइफ बोन मैरो हेल्प करता है ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। प्रोसेस ऑफ हेमोपोएसिस क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स प्रोडक्शन बीइंग्स विद द मायोलाइट स्टेम सेल्स, हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। तो क्या होता है एरिथ्रोसाइट्स, अगर मेनली हम आरबीसी का, मेनली आपके क्वेश्चंस में आरबीसी का जो फॉर्म यानी कि प्रोसेस होता है हेमोपोएटिक सिस्टम, यानी कि आरबीसी का मैच्योरेशन या प्रोडक्शन जो मैकेनिज्म है उसी के बारे में पूछा जाता है। तो मेनली कहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत सारी स्टेम सेल्स होती है, यानी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारी माइलाइट सेल्स होती हैं, बहुत सारी जर्म सेल्स होती हैं जो कि हेमोपोएटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं, और वही ट्रांसफॉर्म होके प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनाती हैं। तो पहले माइलॉइड सेल्स होती हैं, वो माइलॉइड सेल प्रोइरिथ्रोब्लास्ट सेल बनाती हैं। देन आफ्टर मैच्योरेशन ऑन द प्रोइरिथ्रोब्लास्ट टर्न्स गिव राइज टू द बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट दैट प्रोड्यूस द ह्यूज नंबर ऑफ द राइबोसोम। देन क्या होता है, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट सेल कन्वर्ट हो जाती है इरिथ्रोब्लास्ट सेल में। इरिथ्रोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट होने के बाद क्या करती है, बहुत सारे यानी बेसोफिलिक हो जाती है। इरिथ्रोब्लास्ट जो सेल्स होती है वो बेसोफिलिक इन नेचर होती है, और वो बहुत सारा राइबोसोम प्रोडक्शन करती है, यानी बहुत सारे प्रोटीनियस मटेरियल को प्रोडक्शन करती है। और वो बहुत सारे ब्लड सेल्स ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीनियस के लिए भी, यानी कि प्रोटीनियस थिंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट सिंथेसिस ह्यूज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड iron and transform into a chromatic erythroblast and finally mature into orthochromatic erythrocytes। जो हमारा बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट सेल था अब वो फर्दर मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद हेमोग्लोबिन सिंथेसिस करेगा, हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा।
अब आप लोगों को पता है आयरन और आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है। उसके बाद से क्या होगा, फाइनली मैच्योर होकर वो आर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट्स बनाएगा। आर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट बनाएगा। आर्थोक्रोमैटिक मीन्स क्या हुआ, क्रोमैटिक मीन्स होता है कलर, और कलर किसके थ्रू आता है, तो हेमोग्लोबिन। तो जब हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो वो आर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द आर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट इट न्यूक्लियस डिजेनरेट एंड पिंच्ड ऑफ। अब इसके बाद से क्या होगा, फाइनली जब हेमोग्लोबिन सिंथेसिस हो जाएगा तो उसके बाद से क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगता है एंड अलाउंग टू सेल टू कोलैप्स इनवर्ड एंड द एक्चुअली एज्यूम टू द बाइकॉनकेव शेप। और क्या होता है, जब न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है तो जो हमारी सेल्स होती है वो क्या होने लगती है, कॉन्साइज यानी कोलैप्स होने लगती है और कोलैप्स होकर बाइकॉनकेव नेचर में बना लेती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फुल्ली मैच्योर रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट इनटू द इरिथ्रोसाइट विद इन 2 days। तो जो उसके बाद जो कोलैप्स होकर जो बाइकॉनकेव नेचर की सेल्स बनी है उसको हम रेटिकुलोसाइट्स कंसीडर करते हैं, और वही रेटिकुलोसाइट्स जो होती है वो इरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मैच्योर इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है विद इन द 2 days। The entire process from the hematopoietic stem cells is reticulocyte takes place about 15 days. Reticulocyte account of 1 to 2% of the all erythrocytes in blood of the healthy people। मीन्स क्या हुआ इसका कि रेटिकुलोसाइट जो होती है यानी कि रेटिकुलोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है हेमोपोएटिक सिस्टम में वो 15 डेज का लगता है। यानी कि जो इनिशियल स्टेज थी रेटिकुलोसाइट तक की जो भी प्रोसेस है उसको बनाने के लिए 15 डेज लगेगा। उसके बाद 2 डेज के बाद क्या बनता है, मैच्योर इरिथ्रोसाइट। अब मैच्योर इरिथ्रोसाइट बनने के बाद हमारा जो ब्लड फ्लो करता है तो हमारे ब्लड में जो होता है बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो रेटिकुलोसाइट्स की फॉर्म में क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। तो 1 to 2% जो होता है हमारे ब्लड के में जो सेल्स होती है वो रेटिकुलोसाइट्स में ही होती हैं। अभी वो मैच्योर आरबीसी में या मैच्योर इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट नहीं हुई होती हैं, वो हमारे ब्लड में फ्लो करती रहती हैं। तो 1 to 2% जो होता है वो रेटिकुलोसाइट्स हमारे ब्लड में क्या करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है। और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट 2 डेज बाद वो मैच्योर इरिथ्रोसाइट में होता है। तो ये रेगुलर प्रोसेस होता रहता है। तो रेगुलर हमारी जो आरबीसीज होती रहती है वो चेंज होती रहती है और कुछ डिस्ट्रॉय भी होती रहती हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हेमोपोएसिस सिस्टम। Red cells number remains the fairly constant because the bone marrow produce erythrocyte at the rate at which they are destroyed। मीन्स ये हुआ कि बोन मैरो जो हमारा बोन मैरो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए या ब्लड सेल्स के लिए, ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए वही ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कांस्टेंट रेट हमारी बॉडी में जो ब्लड का है वो कांस्टेंट रेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिस रेट से इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉय होती है उसी रेट से बोन मैरो द्वारा आरबीसी या ब्लड सेल बनाई जाती है। दिस इज ड्यू टू द हेमोस्टैटिक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यह एक हेमोस्टैटिक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। मीन्स क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में आरबीसी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है, जब डिक्रीज होने लगता है तो जो कुछ रिसेप्टर सेल्स होती है जो कि मैसेज करती है हमारे बोन मैरो को प्रोडक्शंस के लिए, हमारे बोन मैरो को प्रोडक्शंस के लिए करती है, या तो डिस्ट्रक्शन को डिक्रीज करने के लिए भी मेनली डिक्रीज करने के लिए रिसेप्टर होते हैं वो बोन मैरो को, यानी उसको क्या बोलते हैं, ईएसआर बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, सॉरी ईएसआर नहीं बोलते उसको। उसमें जो डिक्रीजमेंट होता है डिसइंटीग्रेशन रेट होता है, बेसिकली डिसइंटीग्रेशन, उसको क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। जैसे मान लो आप कि हमारा ब्लड स्प्लीन के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो स्प्लीन क्या करता है, बहुत सारी सेल्स को जो एक्स्ट्रा सेल्स होती है उसको रिजर्वायर की तरह भी काम करता है और ब्रेक डाउन का काम करता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो गई या ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी तो उसको क्या करता है, स्प्लीन के पास क्या जाता है, मैसेज जाता है कि डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम कर दिया जाए। तो डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम होता है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया होती है थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि मेंटेन रेगुलेशन इस तरह से भी होता रहता है। बाकी अदरवाइज प्रोडक्शन को इंक्रीज करके भी होता रहता है। द हार्मोन दैट रेगुलेट्स रेड बोन प्रोडक्शन इज एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस मेनली बाय द किडनी। और जो हार्मोनल रेगुलेशन बोलते हैं ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक मेजर हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन के लिए, मैच्योरेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो मेनली प्रोड्यूस होता है किडनी के थ्रू, तो इसके थ्रू भी हेमोपोएसिस रेगुलेट किया जाता
है। द प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीज द एरिथ्रोपोएसिस इज द हाइपोक्सिया दैट डिफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड सेल। कई बार क्या होता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स होता है ऑक्सीजन लेवल लो ऑक्सीजन लेवल, यानी ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो हमारी स्टेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हाइपोक्सिया के दौरान भी जो एरिथ्रोपोएसिस होता है उसको स्टिमुलेट कर दिया जाता है, इनकी रेड ब्लड सेल या ब्लड सेल प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइपोक्सिया कैन रिजल्ट द एनीमिया, लो ब्लड वॉल्यूम, पुअर ब्लड फ्लो, रेड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द इंस्पायर्ड एयर और लंग डिजीज। मीन्स हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके दौरान हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो लो हो जाता है, एनीमिक कंडीशन आ जाती है और पुअर ब्लड फ्लो हो जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को पता ही है कि उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। ईच ऑफ दिस लीड्स टू द एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन इज अटेम्प्ट टू द रिस्टोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। एरिथ्रोपोएटिन जो होता है मेनली, एरिथ्रोपोएटिन का हेल्प कैसे करता है, एरिथ्रोपोएटिन मेनली ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने का भी काम करता है। अगर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा तो जो हमारा ब्लड का प्रोडक्शन और ब्लड का डिसइंडिकेशन रेट होगा वो भी मेंटेन होगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एरिथ्रोपोएटिन का। और ये याद रखना है कि एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो किडनी से, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। और रेगुलेशन ऑफ हेमोपोएसिस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फर्दर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग इज अ mechanism by which the blood loss restricted during the injury or trauma or by forming the fibrin mesh blood clot। ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी मैकेनिज्म होती है जो कि ड्यूरिंग द इंजरी और कोई ट्रॉमा के दौरान होता है। जैसे अब मान लीजिए कोई कट लग जाता है उंगली पे, तो कुछ देर बाद ब्लड क्या होता है, वो ब्लड फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि या फाइब्रिन मेश या ब्लड क्लॉट की वजह से ही होता है। वहाँ पे क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउनिश कलर का एक स्कम बन जाता है, यानी कि फाइब्रिन नेट बन जाता है जो कि हमारे ब्लड फ्लो को रोकता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लेटलेट्स प्ले अ वाइटल रोल बिकॉज इट कंटेन्स द क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉट प्रिवेंट द माइक्रोबियल एक्टिविटी एट द इन्फेक्टेड एरिया। मीन्स क्या हुआ कि प्लेटलेट्स जो होता है ड्यूरिंग एनी इंजरी, प्लेटलेट्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे जो उसका ब्लड फ्लो है वहाँ पे उसको रोक देते हैं और वो डिफेंस करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो ब्लड प्लाज्मा होता है, जो प्लेटलेट्स होता है, उसके साथ साथ कई इम्यूनोलॉजिकल सबस्टेंसेस भी होते हैं, प्रोटीनियस सबस्टेंस भी होते हैं, एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि हमें बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करने का काम करती है। ब्लड क्लॉटिंग हेल्प इन द hemostatic mechanism of the blood by formation of the fibrin mesh। hemostatic mechanism divide into the 3 step during any injury or trauma। तो वही हुआ, ब्लड क्लॉटिंग किस प्रकार से हेल्प करता है, तो बाय फॉर्मिंग द फाइब्रिन मेश। और hemostatic mechanism divide into the 3 step: वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन पहले क्या होगा, जब भी कहीं इंजरी या कोई ट्रॉमा होता है तो सबसे पहला स्टेज होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, नेक्स्ट प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन एंड देन ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, बहुत सारे वहाँ पे सीरोटिनिन, हिस्टामिन्स वगैरह सबस्टेंसेस सीक्रेट होते हैं जो कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, यानी ब्लड फ्लो को रोकने का कंस्ट्रिक्ट का काम करते हैं। ब्लड फ्लो को रोकना यानी कि वहाँ पे ब्लड सेल्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा होती है। अगर एक प्लेस पे ब्लड सेल्स इकट्ठा होगी यानी कि वहाँ पे प्लाज्मा इकट्ठा होगा, और प्लाज्मा जल्दी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे फाइब्रिन मेश बनेगा, और फाइब्रिन मेश बनेगा तो इसलिए हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो होगा, रुक जाएगा। तो जैसे ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन बढ़ता है। प्लेटलेट्स का वहाँ पे क्या होता है, मीन्स गैदरिंग होती है और वहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्लग का, और ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन उसके बाद से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे कोएगुलेट यानी कि फाइब्रिन नेट बना देते हैं, और फाइनली हमारा जो ब्लड कोएगुलेशन प्रक्रिया होती है वो सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ वाइवा क्वेश्चन आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसमें बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। तो इसके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और सोर्स, तो इसमें टोटल कितने हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें 6 क्लॉटिंग फैक्टर्स का अभी कुछ भी नहीं हो पाया है, अभी उसके बारे में पता नहीं लग पाया है। तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, जिसका सोर्स मेनली क्या होता है, लीवर होता है। सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन होता है, जिसका सोर्स होता है लीवर होता है। थर्ड जो होता है वो टिश्यू फैक्टर्स यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो कि डैमेज टिश्यू सेल्स होती है वहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, रिलीज होता है। फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम होता है, जो कि बोन, प्लाज्मा और सप्लीमेंट्स के रूप में, सप्लीमेंट्स यानी कि जो भी सप्लीमेंट्स अदर ऑर्गन्स जो होते हैं सप्लीमेंट सीक्रेट करने का काम करते हैं वहाँ से होता है। फिफ्थ जो होता है प्रो एसरलिन आर द लेवाइल फैक्टर और एसीजी भी बोलते हैं, वो लीवर और प्लेट सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं।
यहाँ पे सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसके बारे में अभी भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। 7th हो गया प्रो कन्वर्टिन और स्टेबल फैक्टर, वो भी प्रोडक्शन होता है लीवर के थ्रू। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, उसका प्रोडक्शन होता है लीवर के थ्रू। 9th क्लॉटिंग फैक्टर क्रिसमस फैक्टर होता है जो कि लीवर लंग और लंग कैपिलरीज के द्वारा क्या होता है सिक्रीट्स होता है। 10th होता है स्टुअर्ट फैक्टर या उसको प्रोवर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेज फैक्टर भी बोलते हैं, वो सिक्रीट्स होता है लीवर के थ्रू। और 11th हो गया पीटीए, तो पीटीए जो होता है वो भी लीवर के थ्रू ही क्या होता है सिक्रीट्स होता है। और 12th होता है हिगमैन फैक्टर जो कि लीवर के द्वारा क्या होता है सिक्रीट्स होता है। और 13 होता है फाइब्राइजिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो कि लीवर और बोन मैरो के थ्रू सिक्रीट्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यह जनरल इन्फॉर्मेशन भी है, आप लोगों को याद करना इसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाए, डायरेक्ट पूछ लेता है। और मेनली सोर्स अगर आप देखोगे तो लीवर ही होता है, तो इसलिए आप इसके लीवर का इंपॉर्टेंस भी आप समझ, अगर मान लो आपको लीवर के बारे में आएगा तो कुछ नहीं तो आप लीवर का इंपॉर्टेंस में ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि लीवर हेल्प करता है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोडक्शन में। बहुत सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो लीवर ही प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए आप वहाँ पे इसके फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है इसको हम जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिफाइन द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग 5 मार्क्स के लिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। वैसे क्या होता है 2 पाथ में इसको डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक पाथ और एक्सट्रिंसिक पाथ। 2 पाथ होता है इसका वो करने का, इंट्रिंसिक पाथ और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथ क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथ में इन द बॉडी यानी कि इन बाय द सेल्स जो होती है उसके द्वारा होता है। और कैसे होता है इंट्रिंसिक पाथ, बाय द सेल द्वारा होता है, उसे इंट्रिंसिक पाथ बोलते हैं। जैसे एंडोथेलियल डैमेज या कोलेजन डैमेज, जब कोई भी कहीं पे डैमेज होता है तो वहाँ पे कोलेजन फाइबर सिक्रीट्स होते हैं, कोलेजन डैमेज तो वहाँ पे सिक्रीट्स होते हैं और वहाँ पे फास्फोलिपिड का सिक्रिएशन होता है बाय द जो भी इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, यानी कि जो सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो भी सेल्स होती है उसके द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट होते हैं। और इसमें एक्सट्रिंसिक पाथ में टिश्यू डैमेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट होता है, हमारे जो भी हमारी प्लाज्मा सेल्स होती है एक्सट्रिंसिक यानी बाहर से, यानी कि अदर देन सेल्स जो होता है टिश्यू डैमेज थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट, वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का भी सिक्रिएशन होता है। मेनली इंट्रिंसिक फैक्टर में आप याद रखिएगा कि ये सेल पे डिपेंड करता है, यानी कि सेलुलर मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि अदर देन प्लाज्मा जो सेल्स होती है उसके अलावा जो भी बाहरी मटेरियल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। बस आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हमने आपको बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया है। इसका मैकेनिज्म जो होती है बहुत ज़्यादा है और लगभग 1 पेज या 2 पेज में है इसका एक्सप्लेनेशन, तो अगर आप बुक प्रेफर करोगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो आप मेनली इतनी चीज़ें याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। मेनली आप इंट्रिंसिक पाथवे में याद रखिएगा जो सेल होती है इंटरनल सेल के जो फैक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेल में अदर देन सेल जो बाहरी मटेरियल्स होते हैं वो काम करते हैं। तो फाइनली क्या करते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सिक्रिएशन के लिए। जब फर्दर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सिक्रीट हो जाता है तो हमारी जो प्लाज्मा होती है उसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है और वो प्रोथ्रोम्बिन डायरेक्ट एक्टिवेटर से कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन क्या होता है फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन और कैल्शियम की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग अगर आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बहुत अच्छे से इंडिकेट करके दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है और ये क्वेश्चन एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो आएगा, इससे कम मार्क्स में नहीं आएगा ये। तो चलिए एबी ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इन एबीओ सिस्टम 2 टाइप्स ऑफ द एंटीजन आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो हमारी आरबीसी होती है उसके सरफेस पे 2 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और यही ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड 2 टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, और उसके अगेंस्ट जो हमारा प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होती है। अगर मान लीजिए एंटीजन ए है तो उसके अगेंस्ट हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, और एंटीजन बी है तो उसके अगेंस्ट हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। ब्लड ग्रुप सिस्टम आर डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये जनरल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो जो भी हम ये रिएक्शन कराते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप हम डिटर्मिनेशन करते हैं वो मेनली इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके पास एंटीबॉडीज ही नहीं होगी तो फिर रिएक्शन होगी नहीं, और अगर रिएक्शन होनी ही नहीं है तो फिर हम ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडीज पे। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन ए एंटीजन बी ब्लड इन डिवाइड इनटू द 4 ग्रुप गिवन इन द टेबल। आगे फर्दर टेबल है उसमें दिया गया है।
तो समझिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो अगर ए है तो एंटीजन ए होगा, आरबीसी पे एंटीजन ए होगा, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होगा उसी टाइप का एंटीजन उस पर प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, बी है बी प्रेजेंट होगा, ए बी है तो ए बी टाइप का एंटीजन, ए बी दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होगा, ओ है तो उस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी कहाँ पे, प्लाज्मा में। तो ए अगर ब्लड ग्रुपिंग आपका है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन होगी वो बी होगी, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अगेंस्ट प्लाज्मा प्रोटीन ए होगा, और ए बी अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज जो होगी वो नहीं होगी, और ओ है तो उसके अगेंस्ट ए बी एंटीबॉडीज होगी। तो डोनर और ग्रुप, तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए को कौन डोनेट कर सकता है, ए को ए और ओ डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए के पास ए एंटीजन ग्रुप का होगा तो दोनों सिमिलर होंगे तो दोनों कर देंगे। ओ होगा, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होगा तो इसलिए वो भी डोनेट कर सकता है। बी इसी प्रकार से डोनर ग्रुप बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, और ओ के लिए डोनर ग्रुप ओ ही होगा। ठीक है, ओ के लिए वो डोनर ग्रुप क्यों होगा, क्योंकि ओ के पास क्या होता है, फर्दर ए बी ब्लड ग्रुप मींस फर्दर ए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है प्लाज्मा में। अगर आप ओ को अगर ए से ए या बी या ए बी वाले ब्लड ग्रुप को डोनेट करेंगे तो वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होने का चांस फुल है, क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसलिए वहाँ पे हम ए बी को डोनेट नहीं कर सकते हैं, ओ को ही डोनेट कर सकते हैं। आरएच फैक्टर, आरएच ग्रुपिंग ये डिसाइड करता है, या इसको डी फैक्टर्स भी बोलते हैं। आरएच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, दिस एंटीजन आर डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टीनर एंड वीनर्स। तो ये भी एक क्या होता है, ये भी एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी पे, इसको भी लैंडस्टीनर और विनर्स ने, इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द रिसस मंकी एंड हेंस इज नेम एज द आरएच फैक्टर। सबसे पहले इसको रिसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको हम आरएच फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। द पर्सन हुज कंटेन द आरएच एंटीजन देन देयर ब्लड ग्रुप इज डिफाइंड एज द आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, एंड द हुज पर्सन नॉट कंटेन्स द आरएच एंटीजन देन their blood group is defined as the Rh negative blood group. Among Indian population 85% of the people are the Rh positive and 15% of the people are the Rh negative. Means जब भी एंटीजन आपके ब्लड सेल पे प्रेजेंट होगा Rh, तो उसको Rh पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और जब एब्सेंट होगा तो उससे क्या करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। 85% जो पॉपुलेशन होती है उसमें Rh पॉजिटिव पाया जाता है और 15% जो पॉपुलेशन है उसमें नेगेटिव पाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस अगर बात करें, बाय द ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन वी फाइंड आउट द सुटेबल डोनर सुटेबल रेसिपिएंट। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो सुटेबल डोनर और सुटेबल एक्सेप्टर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, और हम ब्लड फ्लो सक्सेसफुली जो ब्लड ग्राफ्टिंग ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है या ब्लड ग्रुप जो डोनेशन है वो हम इजीली और सुटेबली और अच्छे तरीके से हम उसको वो कर सकते हैं, विदाउट एनी एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन हुए हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। In the blood transfusion, blood group play an important role in the prevent the severe disease like the agglutination, jaundice, cardiac stroke, cardiac arrest। अगर मान लीजिए आप अच्छे से मैचिंग नहीं कराओगे, ब्लड ग्रुपिंग अच्छे से मैचिंग नहीं होती है, तो एग्लूटिनेशन, जॉइंडिस, कार्डियक शॉक और किडनी अरेस्ट होने के चांस होते हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुपिंग में भी ब्लड ग्रुपिंग हेल्प करता है। अगर आप ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड कर लेते हो तो आप प्रिवेंट कर सकते हो एग्लूटिनेशन को, जॉइंडिस को, कार्डियक शॉक को, किडनी अरेस्ट को, एटसेट्रा। बाय द ग्रुप डिटर्मिनेशन वी कंक्लूड दैट कर सकते हैं ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। वो नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि वो ओ पे जो होता है ना तो कोई आरएच पॉजिटिव आरएच फैक्टर होता है और ना ही कोई एंटीजन होता है, तो इसलिए क्या होता है, यह यूनिवर्सल डोनर होता है। आप कहीं भी डोनेट कर दोगे इसको तो वो क्या हो जाएगा, इजिली उसके साथ ट्रांसफ्यूज हो जाएगा और कोई भी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कॉज नहीं करेगा। देन ए बी पॉजिटिव इन द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज ए एंड बी एंड आरएच फैक्टर इन द प्लाज्मा ब्लड। और ए बी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसके एक्सेप्टर होता है क्योंकि इसके पास सारे इसके पास क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, एंटीबॉडीज जो होती है नहीं होती है इसके पास, और आरएच फैक्टर जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए अगर आप किसी टाइप का भी ब्लड ग्रुप डोनेट करते हो तो ये इजिली एक्सेप्ट कर सकता
है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, एनीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड थैलेसीमिया। तो कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे रखा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। बाकी इसमें कुछ डिजीज के नाम दे रखे हैं, आप इसके बारे में फर्दर डिस्कस फर्दर बुक से प्रेफर करोगे तो आपको इसके बारे में जनरल नॉलेज के रूप में आपको मिल जाएगी, और ये जनरल चीज़ें हैं, आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस वन मोर डिजीज डिपेंड्स ऑन द RH फैक्टर। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इट इज द मिसमैचिंग ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड डिसऑर्डर ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द फीटस। तो इसमें क्या होता है, जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है, देन ड्यूरिंग द RH एंटीजन ऑफ द फीचर्स डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH। तो इनिशियली क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो भी हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसके थ्रू हमारा ब्लड का मिक्सअप नहीं होता है, लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का कुछ पार्ट क्या होता है, रप्चर होता है, और वहीं से जो फीटस का ब्लड होता है वो रिमूव होके चला जाता है मदर ब्लड से, यानी मिक्स हो जाता है मदर ब्लड से। और जैसे ही मदर ब्लड से मिक्स होता है वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगती है, और वहाँ पे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाती है। तो हाउएवर ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जो फर्स्ट चाइल्ड है वो इजीली डिलीवर्ड तो हो जाता है, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी होती है, यानी कि सेकेंड चाइल्ड या कंसीव करती है, यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है, तो उस टाइम जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव हुआ तो जो एंटीबॉडीज बनी होती है उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, और डिस्ट्रॉय करने लगती है तो बहुत सारे डिजीज होने के चांस होते हैं। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में बहुत सारे हार्मोनल मटेरियल और बहुत सारे एंटी सप्रेसर आ चुके हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट द्वारा भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे क्या अगर ऐसी कंडीशन है तो आप डायरेक्ट आफ्टर द डिलीवरी आप उस इंजेक्शन को करा सकते हैं, उसको इंसर्ट करा सकते हैं, और डायरेक्ट उस इंजेक्ट कराने के थ्रू वो क्या होता है, जो भी सारे सिम्टम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, और फर्दर जो सेकेंड प्रेगनेंसी होती है वो इजीली कंसीव की जा सकती है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, ये आपको कंसाइज फॉर्म में दिया गया है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए अगर आपने इंजेक्शन नहीं दिया है तो क्या होगा, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस होगा वो जॉन्डिस, एनीमिया, बहुत सारे रोगों से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, बहुत सारा चांस होने नहीं, इजीली वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और वो प्रेगनेंसी जो होगी वो डिस्कार्डेड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम में हम स्प्लीन और अदर लिम्फेटिक नोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के हमने इस लेक्चर में हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में कवर किया। हाँ तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें, क्योंकि बहुत सारे MCQ क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं वो इसी से आते हैं, और ये ईजी है। ईजी आपके लिए बहुत सारे ईजी है, क्योंकि अगर किसी भी बुक को आप प्रेफर करोगे तो वहाँ पे डायग्रामेटिक आप 1-2 डायग्राम है, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो आप उसको इजीली ड्रॉ कर लोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लिम्फेटिक सिस्टम में करते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और हमसे जुड़े रहने के लिए फ्रेंड आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट notescard.com पे विजिट कीजिए। वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के हैं बहुत सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट नोट से लेके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। और सेकेंड ईयर के भी हमने कुछ चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, और सेकेंड ईयर का भी चल रहा है फ्रेंड्स। अभी वीडियो में दिक्कत है, वीडियो अभी सेकेंड ईयर के लिए नहीं हो पाएगी क्योंकि टीचर अभी नहीं है, लेकिन फिर फर्दर आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्रेंड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में लिम्फेटिक सिस्टम के साथ। थैंक यू फॉर ऑल यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।